गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर के सेकंड भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग के वीडियो में हमने पढ़ा था जैव विविधता के बारे में, वनस्पति जात और प्राणी जात के वर्गीकरण के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वनों के नुकसान के बारे में और जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन-कौन से हैं और जैव विविधता के कम होने का हमारे पर्यावरण पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास। ह्रास होता है विनाश। इसके विनाश के कौन-कौन से कारक हैं या इसके विनाश के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं। सबसे पहले तो आ जाता है मनुष्य। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिकतम प्रकृति पर निर्भर रहता है, जैसे कि लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि, या लकड़ी में भी हम इमारती लकड़ी ले लें, तो ये इन सभी चीज़ों के लिए वो किस पे निर्भर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों पर ही वो निर्भर करता है। एक हद तक तो इनका प्रयोग सही है, ठीक है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया जाए, लापरवाही से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया जाए, तो ये हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। तो सही सीमित मात्रा में एक पूरे नियोजन के साथ ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। वनों को नुकसान पहुंचाने का दूसरा कारण आ जाता है कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार भारत में 1951 से 1980 के बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। और बेटा आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि का जो व्यवसाय है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो कृषि को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? वनों को काटकर उस जगह को समतल बनाकर उसे कृषि लायक, कृषि योग्य बनाना पड़ता है, जिससे वनों की बलि चढ़ानी पड़ती है, मतलब वनों को साफ नुकसान उससे होता है। और इसके अलावा अच्छा हाँ, 2,62,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है 1951 से लेकर 1980 तक, इतना बड़ा एरिया जो है उसमें से वनों को काटकर उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। झूम खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें एक स्थान पर जंगलों को जलाकर उस स्थान को कृषि योग्य बनाया जाता है, फिर वहां पर खेती की जाती है जब तक उस भूमि की उर्वरता बनी रहती है, जब तक उसका उपजाऊपन बना रहता है, तब तक उस पर कृषि की जाती है। फिर उसके बाद जब वहां की उस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, फिर दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां पे फिर वैसी जंगलों को जलाया जाता है और उस भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। इसे झूम खेती कहा जाता है। ये एक पिक्चर्स यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले जंगलों को जलाया जा रहा है, फिर उसके बाद इसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जाता है। तो इस झूम खेती से भी जंगलों को बहुत नुकसान होता है। एक बार जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, धरती की उर्वरता खत्म हो जाती है, फिर दूसरी जगह जाकर वहां के पेड़ पौधों, वहां की वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है संवर्धन वृक्षारोपण। इस प्रकार के वृक्षारोपण में व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है। कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया, इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, कई ऐसे बड़े-बड़े भूमि के टुकड़े होते हैं जिन पर या तो यूकलिप्टस जिसे आप सफेदा भी कहते हैं, उसके बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ आपको मिलेंगे, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो। और या फिर ये कौन सा पेड़ है? पॉपुलर का पेड़ है ना। तो ये पेड़ किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं अधिक मात्रा में? इनसे कई पेड़ों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, कई और
पर्पस से इसका प्रयोग होता है और इनको मुनाफा कमाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाता है, जिससे दूसरी प्रजाति के जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। मतलब यहाँ पे भी इंसान स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर आ जाता है विकास परियोजनाएं। आजादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं पर अमल किया गया, इससे जंगलों की भारी क्षति हुई। क्षति मीन्स नुकसान। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 1951 से लेकर आज तक 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं? जिसमें बड़ी-बड़ी नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाकर उनसे बिजली तैयार की जाती है, सिंचाई के लिए उनसे जल प्राप्त होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी इसी में ही आती हैं। तो इन विकास परियोजनाओं को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वनों को काटना पड़ता है, वनों का सफाया करना पड़ता है, भूमि को उस हिसाब से ढालना पड़ता है, कहीं पे समतल, कहीं पे जिस हिसाब से जो परियोजना जहाँ पे लगाई जानी है उसके अकॉर्डिंग उसका मॉडल बनाया जाता है। तो आज तक 1951 से लेकर 1951 से लेकर आज तक 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को, इतने बड़े क्षेत्र में वनों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है जंगलों के लिए। फिर आ जाता है खनन। खनन मीन्स खुदाई करना, है ना? खनन से कई क्षेत्रों की जैविक विविधता को भारी नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन। ये जो डोलोमाइट है, यहाँ पे ये पिक्चर मैंने दिखाई गई है, इस प्रकार का ये पत्थर होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। तो ये जो पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में खनन किया जा रहा है डोलोमाइट को प्राप्त करने के लिए। ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, लेकिन और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में खनन किया जाता है और उस जगह से जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो वहां से मतलब उनका सफाया कर दिया जाता है। और भी जगह, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि जैसे कोयले की खदानें हैं या कुछ भी कोई मिनरल्स निकाल रहे हैं, खनिजों को निकालने के लिए खदानें बनाई हुई हैं, तो उन सब चीजों से अत्यधिक मात्रा में जब इंसान इन सब चीजों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, तो उससे वो प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाने लगता है। तो खनन भी वनों को नुकसान पहुंचाने का एक मुख्य कारक है। फिर है संसाधनों का असमान बंटवारा। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपनी पहली वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि संसाधनों का जो बंटवारा है वो असमान रूप से है। अमीरों के पास अधिक संसाधन रहते हैं, जबकि गरीबों के पास कम संसाधन रहते हैं। तो अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनने के लिए उन संसाधनों का अंधाधुंध मात्रा में दोहन करते हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति होती है, बहुत उसको नुकसान होता है। फिर आ जाता है जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। इसमें सबसे पहला कारक तो वनों की कटाई ही है। वन जो है वो वन जो है वो पशु पक्षियों का, तरह-तरह के जीवों का घर होता है। वो उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, आज़ादी से वो घूम फिर सकते हैं। लेकिन जब हम उनसे उनका आवास ही छीन लेंगे तो फिर वो कहाँ जाएँगे? तो फिर वो उस जगह से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाएँगे, या फिर उनकी जो उनके जो मतलब प्रजातियां हैं वो धीरे-धीरे लुप्त होना शुरू हो जाएंगी, या उनका मतलब मरना या उनका मतलब खत्म होना तय होगा। तो जितना हम वनों को काटेंगे, उतना पशु पक्षी जो हैं उस क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है जानवरों का शिकार। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था लुप्त होती प्रजातियों के बारे में, जो प्रजातियां बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे है। उसमें एक चिंकारा हिरण, काला हिरण है, एशियाई हाथी है, कई ऐसे भारतीय जंगली गधा है। ऐसे कई प्रजातियां हैं जिनको इंसान जो है या तो उनके मांस के लिए या फिर उनके शरीर के किसी अंग के लिए, जैसे एशियाई हाथी के दांत बहुत बहुमूल्य होते हैं, तो
उनके लिए हाथी को उसके दांतों के लिए या फिर उनकी छाल के लिए, पशुओं को उनकी छाल के लिए, जैसे बड़े-बड़े पुराने टाइम में भी होता था ना, राजा महाराजा क्या करते थे, शेर वगैरह को मारकर उनकी छाल निकाल कर एक सिंबल के रूप में उसको रखते थे कि हमने बहादुरी का काम किया है, हमने शेर को मारा, ये प्रूफ है इसका। तो ऐसे-ऐसे उनके बालों के लिए, उनकी फर के लिए, उनकी खाल के लिए इन जानवरों को मारा जाता है, नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन इस अंधाधुंध रेस में इंसान ये भूल जाता है कि अगर हम इसी तरह से जानवरों को मारते रहे, तो आने वाले समय में उन जानवरों की संख्या इतनी कम हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी, फिर हम शिकार कहाँ से करेंगे? और वो मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ़ कल्पना ही कर सकती है कि इस नाम का कभी कोई जानवर हुआ करता था। तो जानवरों का शिकार करने से भी जैव विविधता में बहुत कमी आई है। जैव विविधता तो आप समझते हैं, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि अलग-अलग तरह के जीव-जंतु और वनस्पतियों के मेल को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण। ये भी जैव विविधता को कम करने का बहुत बड़ा कारक है। ये फिर पॉल्यूशन, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो या फिर वाटर पॉल्यूशन हो या फिर लैंड पॉल्यूशन हो। चिमनियों से निकलता हुआ धुआं वातावरण में को प्रदूषित कर देता है। कई पक्षी जो हैं वो हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, जो आसमान में उड़ते हैं, या फिर प्रदूषित हवा हमारे लिए भी फायदेमंद नहीं है। इससे वायु का जो उसकी जो गुणवत्ता है, हवा की जो गुणवत्ता है, उसमें कमी आती है और इसकी वजह से कई प्रकार की सांस की बीमारियां होती हैं और कई बार तो इतनी खतरनाक ये क्रॉनिकल स्टेज में पहुंच जाते हैं जीव की उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो एयर पॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा कारक है। फिर वाटर पॉल्यूशन, पानी में तरह-तरह के जीव रहते हैं और ये जीव भी जैव विविधता का ही एक अभिन्न अंग है, जिसमें मछलियाँ हैं, मगरमच्छ पानी में रहते हैं, मछलियों की भी कितनी सारी प्रजातियाँ हैं, ऑक्टोपस है या फिर जल में रहने वाले पेड़-पौधे भी होते हैं। और जल में भी बड़े-बड़े समुद्रों में भी, समुद्रों के नीचे उसके समुद्र तल पे भी जो है वो बड़ी मतलब बहुमूल्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कई ऐसे छोटे-छोटे पौधों की, जलीय पौधों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो दवाई बनाने के काम में भी प्रयोग होती है, जिसमें शैवाल वगैरह आते हैं। और लैंड पॉल्यूशन का तो आपको बड़े अच्छे से पता है, खुले में कूड़ा फेंकना, इधर-उधर जो ई-गार्बेज है, इन सब ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करती है। जब पर्यावरण प्रदूषित होगा, जीवों को और जो वनस्पतियाँ हैं वो कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाएँगी और बीमारियों का शिकार हुई तो मृत्यु का ग्रास बन जाएँगी और अपने आप जैव विविधता कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जंगलों में आग। हर साल आप देखते होंगे कितने सारे जंगल जो है वो आग में धू-धू करके जल जाते हैं। इससे बेटा क्या होता है, ना सिर्फ इससे पेड़-पौधे जलते हैं, बल्कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी, आप इमेजिन कर सकते हो, जितने भी पशु-पक्षी हैं, उन अ, हम ये तो कहना कम ही होगा कि उनका घर उनसे छिन जाता है। ये कम है। हम ये कहेंगे कि वो इस आग की भेंट चढ़ जाते हैं। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में आग लगी हो, चारों तरफ से आग हो, तो छोटे-छोटे जानवर ऐसे हैं वो नहीं भाग पाते हैं। कई जानवर ऐसे हैं। तो मैक्सिमम जानवर इस आग में मारे जाते हैं। पेड़ों पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं, उनमें अंडे सहेज कर रखे होते हैं या छोटे-छोटे बच्चे उसमें होते हैं। तो वो इस आग की भेंट चढ़ जाते हैं और वो भी जैव विविधता को कम करने का एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है। उसके बाद आता है कम होते संसाधनों के प्रभाव। ये जो संसाधन कम हो रहे हैं, इसके किस-किस पर कितने प्रभाव, क्या मतलब क्या-क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला आ जाता है महिलाओं पर प्रभाव। हाँ, संसाधनों के कम होने से समाज पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इससे खासकर महिलाओं को अधिक कष्ट होता है। आप लोगों ने अपने घरों में या आस-पास अपने आस-पड़ोस में भी देखा होगा कि
घरेलू काम जो है वो मोस्टली औरतों के द्वारा ही किया जाता है, पशुपालन हो चाहे फिर खेती का काम हो। तो ये जो काम होते हैं, ज़्यादातर काम जो है ये महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। फोटो में भी आप देख रहे हैं कि ये लाइन में महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही हैं, सिरों पे इन्होंने बर्तन उठाए हुए हैं। ये महिला घास मतलब पशुओं का चारा लेकर जा रही है। आप लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी, चाची, ताई जो है, बहन जो है, वो मोस्टली ये सारे काम करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो पास वाला आपके घर के पास वाला जो जंगल है, वो पूरी तरह से सफाचट हो गया है, खत्म हो गया है। तो पशुओं को चारा भी लाना है। कई जगहों पे आज भी लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो लकड़ी भी लानी है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से लाएँगे वो लोग? तो इसके लिए उन्हें कई दूर तक, कई मीलों तक उन्हें जाना पड़ सकता है। जब पेड़ों का सफाया कर दिया जाएगा तो नेचुरली वहाँ पर भूमिगत जो जल स्रोत होते हैं उनके भी उन वो भी वहाँ से शिफ्ट हो जाएँगे या वहाँ पे ख़त्म हो जाएँगे वो स्रोत। तो जब वहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं होगा तो उन्हें मीलों दूर पैदल चलकर या कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर उन्हें पानी के लिए पानी की तलाश में और पानी लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा असर जो है इसका लेडीज़ पे पड़ता है, महिलाओं पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर आ जाता है सांस्कृतिक विविधता में कमी। सांस्कृतिक विविधता से क्या आप समझते हैं? एक चीज़ आपको क्लियर करती हूँ, जैसे पहले हमने कहा था ना कि जंगल जो है कई सारे जीवों का घर है, पशु-पक्षियों का घर है। तो ये जंगल जो है कई सारे मनुष्यों का भी घर है। कई मतलब मैक्सिमम देशों में कई प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें ट्राइब्स हम कहते हैं। कई प्रकार की ऐसे मनुष्यों की भी प्रजातियां हैं जो जिनका आवास जो है वो जंगल ही है, वो जंगलों में ही रहते हैं। तो ये जनजातियां अगर जब तबाह हो जाएंगी, अगर जंगलों को नुकसान होगा, जंगल ही नहीं रहेंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका अपना एक कल्चर है, अपना एक अपने एक सांस्कृतिक धरोहर है और वो प्रकृति से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जब प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी, जंगल ही नहीं रहेंगे, तो इन लोगों की उस सांस्कृतिक धरोहर का भी विनाश हो जाएगा। तो ये जो जैव विविधता है, इसके कम होने से इन लोगों के सांस्कृतिक धरोहर पर, उनकी सांस्कृतिक विविधता पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर आ गया प्राकृतिक आपदाओं का खतरा। अच्छा, जब ये जैव विविधता कम होती है, जंगल नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु मारे जाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्पेशली जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, वो एरिया क्या हो जाता है, प्लेन हो जाता है। और ऐसे प्लेन एरिया में जब कभी बाढ़ आए तो किस चीज का खतरा रहता है सबसे ज्यादा? जो शहरी क्षेत्र हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन इलाकों के भी डूब जाने का, उनके भी क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। इस फोटो में आप देख रहे होंगे ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, घरों में आधे-आधे तक पानी भर चुका है। ये तो फिर थोड़े पक्के मकान इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। हर साल आप बरसात के महीने में टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह कई ऐसे राज्यों में लोगों के कच्चे मकान दिखाए होते हैं कि वो कैसे अपने मतलब बेघर हो जाते हैं, अपने घरों से उन्हें बाहर खुले में बिताने पड़ते हैं, अपने मतलब परिवार के साथ उन्हें दिन बिताने पड़ते हैं, बाहर कहीं शेल्टर होम में वो लोग रह रहे हैं। तो जब हम प्रकृति का विनाश करेंगे तो प्रकृति भी हम पर हावी होगी, ये बात निश्चित है। या फिर अगर बाढ़ नहीं हो तो क्या होता है, सूखा पड़ने का बड़ा खतरा मंडराता रहता है। जब पेड़-पौधे ही नहीं होंगे, है ना? जो जल चक्र जो है वो कंप्लीट नहीं होगा हमारा, वो उसमें रुकावट आएगी, तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो किसान कहाँ से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवा पाएगा अपने लिए और कहाँ से अनाज होगा और किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है, ये आप अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हो। सूखे की जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। तो एक बाढ़ का खतरा रहता है और सूखे का खतरा रहता है अगर ये वनस्पतियाँ, ये जैव विविधता अगर कम हो जाए तो।
तो आज का टॉपिक इतना ही। अब इसका लास्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की आपकी असाइनमेंट है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारणों की व्याख्या कीजिए। आपने वनस्पतियों और प्राणियों के जो विनाश हो रहा है उसके विनाश के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं उसकी आपने व्याख्या करनी है। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, इसको एज ए होमवर्क आपने कंप्लीट करना है। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।